वॉइस इज ओके। लाइव है। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो लास्ट वाली क्लास आपकी जो कि फिजिकल डिवीजन अपने कंप्लीट हो गए थे, और अपना जो न्यू टॉपिक है वो है क्लाइमेट, यानी जो अपना बेसिक ज्योग्राफी के जो 4 टॉपिक हैं, जिसमें जनरली हम स्टार्टिंग के टॉपिक्स में जिन पार्ट को स्टार्ट करते हैं उसमें एक तो आता है ओरिजिन ऑफ राजस्थान। ओरिजिन ऑफ राजस्थान का मीनिंग है कि राजस्थान की उत्पत्ति से हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के ओरिजिन के बाद में सेकेंड पार्ट होता है अपना राजस्थान की लोकेशन को लेकर। यानी राजस्थान की स्थिति वाले पार्ट को। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिजिकल डिवीजन, जो काफी बड़ा टॉपिक है। फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के बाद में जैसे राजस्थान के अलग अलग जो फिजिकल डिवीजन है, उन फिजिकल डिवीजन की अपनी अलग अलग क्लाइमेट भी है। तो उस क्लाइमेट वाले पार्ट को हम कवर करेंगे, जो बेसिक ज्योग्राफी है उसका जो लास्ट टॉपिक। यानी जो जनरली बेसिक ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं उसमें स्टार्टिंग में जो 4 टॉपिक, क्योंकि इसके बाद वाले जो चैप्टर है उनको हम लेते हैं हाइड्रो ज्योग्राफी के अंदर, जलीय भूगोल के अंदर कवर करते हैं। आज सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। तो अपना जो न्यू टॉपिक है फिजिकल डिवीजन के बाद में नेक्स्ट क्लाइमेट वाला चैप्टर। क्लाइमेट या जलवायु वाले चैप्टर के अंदर आजकल जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन कम देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कम देने का मीनिंग ये है कि जैसा हम पढ़ के जाते हैं उसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन एग्जाम में अधिक आते हैं। यानी अगर आपका क्लाइमेट को लेकर जनरल जो व्यू है या अपना जो कॉमन सेंस है अगर वो डेवलप हो गया ठीक से, तो इसमें जनरली क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्योंकि इसमें रटाफिकेशन काम नहीं आता। इसमें मुख्यतः जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आरएस प्रीलिम्स में देखिए या अदर एग्जाम्स में देख लो, लगभग ज्यादातर आजकल इसमें 70-80% जो क्वेश्चन है क्लाइमेट वाले चैप्टर में वो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। तो अप्लाइड क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी इस थ्योरी को ठीक से अगर कवर करेंगे तो अप्लाइड वाला पार्ट जनरली गलत नहीं होता है। यानी चैप्टर को समझने के बाद गलत नहीं होता है, क्योंकि उसमें अपने को कोई फैक्ट रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्लाइमेट को, कि हमें इसमें कवर क्या क्या करना है। फिर राजस्थान के अंदर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक पार्ट है आपके जलवायु वर्गीकरण। इसमें एक वर्गीकरण आता है आपके सामान्य वर्गीकरण, और एक आता है इसमें इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, जिसमें कोपेन के अकॉर्डिंग, ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग, थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग। तो इस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे राजस्थान के कौन कौन से क्लाइमेट जोन है। यानी एक तो अपना मौसम विभाग का वर्गीकरण है, और एक आगे आपके इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है। टेस्ट आपका देखो कुछ बैच का नहीं रखा गया था, तो वो टेस्ट आपका कुछ बैचेज का कल रखा जाएगा। सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स का टॉपिक वाइज रखा जा रहा है फिलहाल। जैसे ज्योग्राफी वाले हैं उनका जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके 40-50 क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जाते हैं। बाकी वीकली जो टेस्ट है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स का, वो रखा जाएगा संडे को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ज्योग्राफी जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं, तो फाउंडेशन कोर्स वाले स्टूडेंट के लगभग इस वीक में लगभग 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 टॉपिक का जो टेस्ट है आपका, जो आगामी संडे होगा उस संडे को रखा जाएगा। और तब तक आपका जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट वाले हैं, उनका एक पार्ट अर्थात जो ज्योग्राफी वाला पार्ट, इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा।
तो चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी क्वेरीज आपकी टेस्ट सीरीज को लेकर जो है अपन आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे। टेस्ट देखो, कल संडे को जो है वो सिर्फ एक कॉलेज लेक्चरर का लिया था हमने, बाकी जो बैचेज हैं उनका कल होल्ड रखा था। तो बाकी बैचेज का, क्योंकि अष्टमी या जो विजयादशमी है उनमें से किसी एक दिन लेंगे, क्योंकि जनरली टीचर्स उस दिन छुट्टी करते हैं, कई कुछ अष्टमी या नवमी नवमी की या विजयदशमी की। तो जिस दिन मोस्ट ऑफ जो फैकल्टीज हैं वो ऑफ पे जिस दिन रहेंगे, तो इस दिन मुख्यतः आपकी जो क्लासेज हैं वो जनरली कम होंगी, क्योंकि सभी टीचर्स के यहाँ जो फेस्टिवल है वो, भाई कोई नवमी को बड़ा मान के नवमी की पूजा करता है, कोई अष्टमी को, और हो सकता है कोई विजयादशमी को। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट इन तीन तिथियों में से, यानी या तो हो सकता है कि कल अगर आयोजित होगा तो आज आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा, और अगर कल नहीं तो फिर बाद में विजयादशमी यानी दशहरे वाले दिन लिया जाएगा। तो आगे हम कंटिन्यूस चलें। तो इस चैप्टर के अंदर, क्लाइमेट वाले चैप्टर में, एक तो स्टार्टिंग में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, यानी जलवायु का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ क्लाइमेट के बाद में राजस्थान की जलवायु कैसी है, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जलवायु कैसी। हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जलवायु कैसी। इसके बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद में जो नेक्स्ट है, जलवायु वर्गीकरण। तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का वर्गीकरण, उसके बाद में लास्ट में जलवायु ऋतु वर्गीकरण। यानी जो पॉइंट डी आपका आपको दिख रहा है कि इसमें राजस्थान के जलवायु को वर्गीकृत करेंगे हम, और लास्ट में जलवायु ऋतुओं का वर्गीकरण करेंगे। तो इसका मीनिंग ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, इंडिविजुअल पार्ट हैं। तो क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन।
क्लाइमेट, सीजन क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से अपने जो चैप्टर हैं वो मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स में, ये जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है हम इसको कवर करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग में जलवायु के मीनिंग से लेकर और आगे राजस्थान में क्लाइमेट को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें मौसम विभाग का वर्गीकरण अलग है, और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नथवेट इनके वर्गीकरण अलग से है। और फिर जलवायु वर्गीकरण के साथ इसमें सीजन क्लासिफिकेशन अर्थात जो ऋतुओं का वर्गीकरण है वो हम साथ में कवर करेंगे। ये स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, ये स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहे हैं इसको ऑफ करो, ऑफ करवाना। ऑफ नहीं होंगे कैसे? अच्छा देखो, आपके वीडियो के बीच बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो शायद प्राइवेसी के कारण बीच में आते हैं। हाँ, जो जितने बड़े आते हैं हम प्रयास ये करेंगे, क्योंकि आगे बात हुई है हमारी जो क्लास प्लस ऐप वाले जो हैं, तो उन्होंने कहा कि जो नंबर है वो बिल्कुल छोटे आएंगे, ताकि वो जहाँ से कई बार क्या होता है वीडियो आपका लीक होता है तो उससे जनरली आइडिया लग जाता है कि आपका वीडियो कहाँ से वायरल किया गया है, तो उसके लिए वो आना जरूरी है। लेकिन वो जो डिस्टरबेंस वाला जो पार्ट है वो उसमें आपका यूं कहेंगे माइनर हो जाएगा या माइक्रो हो जाएगा, यानी जितना मेजर अभी दिख रहा है उतना नहीं दिखाई देगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लगभग सभी आ गए हैं। जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। तो अभी हम चल रहे हैं कंटिन्यूस क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर। तो हालांकि जो स्टूडेंट जहां से जो जुड़ेगा वहां से उसको ये लगेगा नहीं कि चैप्टर पहले हो चुका है, क्योंकि इसमें इतनी बेसिक चीजें हैं क्लाइमेट वाले में कि आपको ये लगेगा कि हमारे राजस्थान के बारे में बातें हो रही हैं और लगभग सुनी हुई सी बातें। तो इसको आप एज ए चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है कि हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है जिसको हम सिर्फ देख पाते हैं उसको आज फील करना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ क्लाइमेट से, यानी चैप्टर के इस पॉइंट से कि मीनिंग ऑफ क्लाइमेट या जलवायु का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अर्थ। तो मीनिंग ऑफ क्लाइमेट जनरली हम लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये अपनी अर्थ है, पृथ्वी के चारों ओर इसकी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ अपना एक वायुमंडल है, एक एटमोस्फियर है। इस वायुमंडल में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अपने लंबे समय तक चलती हैं। वो दीर्घकालिक घटनाएं या जो लॉन्ग टर्म फिनोमिना है वो अपने लिए एज ए क्लाइमेट या जलवायु है। जबकि इसके अपोजिट पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल की जो अल्पकालिक घटनाएं हैं जो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, यानी अल्पकालिक घटनाएं। जो अल्पकालिक घटनाएं वो मुख्यतः वेदर के रूप में अर्थात मौसम के रूप में। ये जनरली आपको भी ध्यान है, जैसे आप सुबह शाम न्यूज देखते हैं
तो सुबह से हम न्यूज देखते हैं, तो न्यूज में आप बार बार क्या सुनते हैं कि आज के मौसम के बारे में सुनिए या आज के जलवायु के बारे में सुनिए। इसमें जनरली कौन सा शब्द अधिक प्रयुक्त होता है? तो आप लोगों ने कमेंट के अकॉर्डिंग कि आप जनरली न्यूज में सुनते हैं, सुबह शाम जो सुनते हैं वो सुनते हैं मौसम के बारे में, ना कि जलवायु के बारे में। क्यों? क्योंकि जलवायु लंबे टाइम तक एक जैसी होती है, जबकि मौसम डायनेमिक है। जैसे अभी का मौसम कुछ अलग है, पता चले कि 2 घंटे की क्लास के बाद में आपने जैसे ही घर से बाहर निकले अचानक बारिश स्टार्ट हो गई। तो जो अचानक चेंज होता है या जो कम समय की घटनाएं होती हैं अपने चारों ओर एटमॉस्फेयर में, वो अपने आप में वेदर में काउंट होती हैं। और जो लंबे समय तक चलती हैं वो मुख्यतः क्लाइमेट का पार्ट होती है। तो इसकी डेफिनेशन अपने को ऐसे ही लेनी है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। तो इसमें जो दीर्घकाल है ये अपने आप में की वर्ड है। दीर्घकालिक घटनाएं, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाएं जलवायु कहलाती हैं, जबकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के अल्पकालिक अर्थात जो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है उनको क्या कहा जाता है? वेदर या मौसम कहा जाता है। अल्पकालिक घटनाओं को मुख्यतः मौसम के नाम से जाना जाता है। अब यहां जो हमने शब्द यूज किया कि दीर्घकालिक घटनाएं जलवायु हैं, तो किसी भी एरिया की क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए, जलवायु को परिभाषित करने के लिए हमें कितने वर्षों के मौसम का एवरेज स्टडी करना होता है, यानी औसत अध्ययन कितने वर्षों का करना होता है। औसत यह शब्द इसलिए यूज किया मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इस साल जो शीत ऋतु हैं उनका इफेक्ट जैसे सर्दियां स्टार्ट हो जाए दिसंबर में और उनका इफेक्ट अपने जून तक चला जाए, अब जून नहीं ये मानिएगा कि अप्रैल तक चला जाए, तो जनरली अपने मार्च में वापस गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हिमालय की ओर से कुछ ऐसे तूफान आ गए, कुछ शीत लहरों का इफेक्ट इतना लंबा हो गया कि सर्दियां अपने मार्च से बढ़ के लगभग कब तक हो गई? फरवरी मार्च से बढ़ के लगभग अप्रैल तक हो गई। तो क्या अब हम आज के बाद ये मान लेंगे कि सर्दियों का समय दिसंबर से अप्रैल रहेगा? तो ये मुख्यतः एक साल को देख के डिसाइड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट 30 इयर्स की स्टडी करते हैं, पिछले 30 साल की। लास्ट 30 इयर्स, पिछले 30 सालों का अध्ययन करते हैं। उसमें हमें देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो सर्दियों का इफेक्ट है वो दिसंबर से और फरवरी के लास्ट तक होता है, यानी लगभग 3 महीने, दिसंबर जनवरी और फरवरी। लगभग 30 वर्षों में ऐसा 25 बार हुआ है कि दिसंबर से और फरवरी के बीच में सर्दियां रही हैं। यानी विंटर सीजन जो टाइम पीरियड है वो फ्रॉम दिसंबर टू फेब तक। लेकिन बीच में 2 या 3 साल ऐसा रहे कि वो दिसंबर से मार्च रही है, और 30 साल में 1 से 2 बार ऐसा हुआ है कि वो अप्रैल अप्रैल तक भी महसूस हुई है। तो इसका मीनिंग 30 सालों में जो एवरेज कंडीशन सबसे ज्यादा अपने को मिली है वो अपनी क्लाइमेट है। इसका मीनिंग है जो विंटर सीजन है वो हमारे पार्ट ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि विंटर सीजन अपने आप में फिक्स है। हमें पता है वो दिसंबर जनवरी फरवरी के बीच में आएगा, तो हर साल उसी ड्यूरेशन में आएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार सर्दियां दिसंबर से फरवरी में है और अगली बार मोदी जी अनाउंसमेंट करेंगे कि आज के बाद सर्दियां जो हैं वो आपके मार्च से लेकर जून के बीच में होंगी। तो इसका मीनिंग है किसी के अनाउंसमेंट करने से यह मुख्यतः डायनेमिक नहीं होती। क्लाइमेट जनरली एक जैसी होती है। क्लाइमेट में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। अगर लंबे समय तक हमारे वेदर में कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल हमारी जलवायु है वो धीरे धीरे पहले की तुलना में ज्यादा गर्म हो गई है, तो इसका मीनिंग ये वेदर में धीरे धीरे चेंजेस आए हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इस कारण ये क्लाइमेट अब धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तित हो रही है, क्योंकि लंबे समय से अपना जो मौसम है वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो लंबे समय से अगर मौसम चेंज होगा तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? वो क्लाइमेट का पार्ट। तो जलवायु के निर्धारण के लिए हमें क्या चाहिए? 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाएं, यानी 30 इयर्स की एवरेज वेदर कंडीशन अपने को चाहिए, और वो 30 इयर्स की एवरेज वेदर कंडीशन अपने आप में जलवायु है। तो अभी हमने देखा था जलवायु क्या है? दीर्घकालिक घटनाएं, एटमॉस्फेयर की लॉन्ग टर्म फिनोमिनाज को क्लाइमेट कहा जाता है।
वो दीर्घकाल कितना है, तो वो दीर्घकाल आपका ये एवरेज 30 इयर्स वेदर कंडीशंस। तो पहला पॉइंट अपना ये था कि मीनिंग ऑफ क्लाइमेट क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाओं को क्लाइमेट कहा जाता है। और क्लाइमेट या जलवायु का निर्धारण कितने वर्षों की औसत मौसमी दशाओं से निकाला जाता है, तो इसमें आंसर रहेगा 30 वर्ष। इसमें पहले एवरेज कंडीशन 25 वर्ष भी लेते थे, और मौसमी विभाग ने बीच में 35 वर्ष भी ली है, लेकिन प्रेजेंट में कितनी लेते हैं, तो क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए एवरेज 30 ईयर वेदर कंडीशन, 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं को लिया जाता है। तो पॉइंट फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के सराउंडिंग पार्ट अर्थात एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टर्म फिनोमिनाज को क्या कहा जाता है, क्लाइमेट या जलवायु कहा जाता है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो लॉन्ग टर्म फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्लाइमेट। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाएं जलवायु कहलाती हैं। जलवायु का निर्धारण कितने वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है, 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। फिर नेक्स्ट बी पॉइंट, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु कैसी है। हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। और राजस्थान की जलवायु कैसी। तो इसमें अपन कुछ शब्द यूज करते हैं राजस्थान की जलवायु के लिए। एक तो जनरली हम कहते हैं राजस्थान की जलवायु है वो शुष्क। इसमें टेम्परेचर के लिए पहले एक शब्द यूज करते हैं, उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु है। सब ट्रॉपिकल एंड एरी टाइप क्लाइमेट। कि राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण प्रकार की है, यानी सब ट्रॉपिकल टाइप। अब ये शब्द हमने यूज क्यों किया, तो इसके पीछे रीजन ये है, जैसे कि अपनी पृथ्वी है, अपने अर्थ या पृथ्वी के अंदर ये आता है 0 डिग्री। और ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ। यानी ग्लोब के ऊपर जो लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं होती हैं, उसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री सदर्न वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। तो ये ऊपर वाली जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और सदर्न वाली जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इसके बीच में जनरली साल भर सूर्य सीधा होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे कितनी झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे लगभग झुकी हुई है 23.5। तो पृथ्वी जितनी झुकी हुई होगी, जितनी टिल्ट होगी, वहां तक सूर्य की किरणें सीधी आएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और दक्षिणी गोलार्ध अर्थात सदर्न हेमेस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ। तो यहां तक सूर्य की किरणें सीधी आने के कारण यहाँ तापमान ज्यादा होता है, और इस एरिया को हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल अर्थात उष्ण के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान की स्थिति कर्क रेखा से स्टार्ट होकर लगभग यानी 23 डिग्री से और लगभग 30 डिग्री के पास तक होती है। तो कर्क रेखा यानी उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा ही पास वाला जस्ट पास वाला एरिया
वो उपोष्ण होता है, अर्थात सब ट्रॉपिकल होता है। सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण होता है। जैसे भारत में हम कर्क रेखा के नीचे वाले राज्यों में होते, ये 23.5 डिग्री है, भारत में मिड से गुजरती है कर्क रेखा। अगर इसके नीचे वाले राज्यों में होते तो हमारी जलवायु साल भर ट्रॉपिकल टाइप अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु होती। फॉर एग्जाम्पल आपके गुजरात की क्लाइमेट, महाराष्ट्र की क्लाइमेट, कर्नाटका की क्लाइमेट, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों के जो क्लाइमेट है साल भर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ये 0 डिग्री के निकट होने के कारण ये लगभग उष्ण प्रकार के जलवायु होते हैं। लेकिन राजस्थान इनसे थोड़ा सा ऊपर है, तो इसका मीनिंग है कुछ समय हमारे यहाँ विंटर का इफेक्ट भी होता है। जैसे दिसंबर के लास्ट के समय, या यूं माने लगभग आधा दिसंबर, और जनवरी तो कंप्लीट है, और फरवरी का लगभग मिड वाला पार्ट यानी मध्य फरवरी तक, या फरवरी लास्ट तक भी मान लो, तो लगभग 2-2.5 महीने ज्यादा नहीं है। साल में अधिकांश समय हमारा उष्ण है, लेकिन कुछ समय उष्ण के निकट वाला यानी हल्का सा अपना शीतोष्ण इफेक्ट टेम्परेट जोन में भी आता है। इस कारण हम अपनी जलवायु को उष्ण के ज्यादा निकट मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप नगर हैं, किसी सिटी के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, गांव में नहीं रहते आप सिटी के नजदीक रहते हो, तो नगर प्रॉपर सिटी में भी नहीं हो आप, लेकिन सिटी के टच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, अर्बन के टच वाले एरिया को सब अर्बन एरिया। और उससे और आगे निकल जाओगे जहां सुविधाएं कम होती हैं, उसको हम कहेंगे रूरल एरिया। तो इसका मीनिंग ये है कि उष्ण के नजदीक वाले एरिया को यानी ट्रॉपिकल के नजदीक वाले एरिया को सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। जैसे नगर के नजदीक वाले को सब अर्बन एरिया यानी उपनगरीय क्षेत्र। तो सेम उसी तरीके से ये उष्ण के नजदीक वाली जो क्लाइमेट है, ये राजस्थान की जलवायु है, ये वाली सब ट्रॉपिकल टाइप। तो इसका ये शब्द यूज किया है कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल हम तब कहते हैं जब हमारे यहाँ 12 महीने गर्मियां होती। फिर बाद में नेक्स्ट आगे शब्द यूज किया गया सब ट्रॉपिकल, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। फिर आगे एवं शुष्क तुल्य जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु को शुष्क क्यों कहा गया है, तो ये हमारे लास्ट वाले चैप्टर पढ़ने से समझ में आ गया लगभग। क्योंकि राजस्थान का 61.11% यानी लगभग 61% से भी बड़ा हिस्सा किसमें आता है, डेजर्ट के अंदर। जब आपका अधिकांश एरिया डेजर्ट में होगा तो इसका मीनिंग आपकी क्लाइमेट कैसी होगी, शुष्क प्रकार की या ड्राई क्लाइमेट। तो इसका मीनिंग है कि ये वाली जो क्लाइमेट है जनरली इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिन क्षेत्रों में सामान्यतः एवरेज वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां जो की जाने वाली कृषि है उसको हम कहते हैं शुष्क कृषि। अपन एरिड डेजर्ट की डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं। एरिड डेजर्ट वाला जो पार्ट है, शुष्क मरुस्थल वाला जो भाग है, वहां वर्षा की मात्रा मुख्यतः आपके 25 सेंटीमीटर से कम होती है। 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है एरिड डेजर्ट में। जबकि एरिड एग्रीकल्चर जो होती है वो कृषि होती है जो डिपेंड करती है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले एरिया पे। तो 25 सेंटीमीटर से कम में तो वैसे भी कोई कृषि नहीं होती, ये सूखा मरुस्थल होता है। तो आर्द्र कृषि हम कहते हैं जो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पे डिपेंड करे। इसका मीनिंग एग्रीकल्चर की वे फसलें, दोज क्रॉप्स विच आर डिपेंड ऑन मोर देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी वो फसलें जो 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश पे डिपेंड करती हैं, उन फसलों को हम कहते हैं आर्द्र। तो इसका मीनिंग एक कृषि के अकॉर्डिंग स्केल अलग है, आपके मरुस्थल के अकॉर्डिंग स्केल अलग है। तो सामान्यतः अपने यहाँ एवरेज 75 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। इस कारण अपने क्लाइमेट में जनरली क्या शब्द ऐड होता है, एरिड। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान के सभी ज्योग्राफिकल एरिया अपने आप में एरिड है, लेकिन राजस्थान का मोस्टली ज्योग्राफिकल एरिया वो एरिड अर्थात डेजर्ट कंडीशन में आता है। तो इन दोनों शब्दों का मीनिंग समझ में आ गया कि राजस्थान में जो ये शब्द यूज किया गया है क्लाइमेट में उपोषण या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यूज किया गया है सब ट्रॉपिकल, यानी हम ट्रॉपिकल के निकट हैं इस कारण शब्द यूज करते हैं सब ट्रॉपिकल। और अगर उष्ण कटिबंध में होते हैं तो हम यूज करते हैं सिर्फ ट्रॉपिकल। लेकिन हम उष्ण के निकट वाले में हैं तो सब ट्रॉपिकल। और क्लाइमेट मुख्यतः ज्यादातर किस प्रकार की है, शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु। तो इस कारण ये शब्द यूज होता है उपोषण, शुष्क जलवायु या शुष्क तुल्य जलवायु, एरिड क्लाइमेट या एरिड टाइप क्लाइमेट। एरिड टाइप क्लाइमेट।
तो राजस्थान की जलवायु सब ट्रॉपिकल एंड एरी टाइप क्लाइमेट है। इसके साथ कुछ शब्द और भी यूज होते हैं, जैसे राजस्थान की जलवायु विषम प्रकार की एवं महाद्वीपीय जलवायु। विषम एवं महाद्वीपीय जलवायु है। विषम जलवायु क्यों बोला गया है? क्योंकि जो हिस्से मुख्यतः कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में एक तो तटरेखा आपकी कोस्टल लाइन, कोस्टल एरिया का मीनिंग होता है तटीय क्षेत्र। तो एक कोस्ट या तटीय भाग होता है, इनमें क्या होता है, जलीय क्षेत्र होते हैं, महासागरीय निकट वाले एरिया होते हैं। और महासागर के निकट वाले एरिया में क्या उपस्थित होता है, जल या वाटर। और जहां जल अधिक होता है, इसका मीनिंग वो एरिया धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि जल की प्रकृति होती है धीरे धीरे गर्म होना। और इसका दूसरा नेचर, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम आता है, यानी अचानक ना तो ऊपर जाता है ना अचानक नीचे आता है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो साल भर एक जैसी होती है, सम जलवायु होती है, इक्विलेंट क्लाइमेट होती है। इक्वल क्लाइमेट होती है, सम जलवायु होती है। सर वर्षा के परिवर्तन या परिवत्ता के कम या अधिक होने का क्या मीनिंग है? ये क्लाइमेट में अभी पढ़ेंगे अपन, वर्षा ऋतु वाले पार्ट में आएगा। ये मुख्यतः क्लाइमेट को, सॉरी, वर्षा की मात्रा को लेके जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन जनरली उन जगह पर, ये अलग अलग मीनिंग में लिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका मीनिंग अलग होता है, और सामान्यतः पूरे वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मीनिंग अलग होता है। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होगा वर्षा ऋतु, तब जाके समझ में आएगा आपके वर्षा में परिवर्तनशीलता। इसका मीनिंग है, अपन ये पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, कि ये वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो क्या राजस्थान की जलवायु है वो समुद्र के निकट अर्थात सम जलवायु एक जैसी है 12 महीने? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं, 12 महीने एक जैसी जलवायु नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में ज्यादा गर्मियां होती हैं, सर्दियां होती हैं तो सर्दियां भी ठीक ठाक ही आती हैं अपने जनवरी के अंदर। और फिर बारिश या मानसून आता है, तो मानसून जब तक नहीं आता तब तक तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो कई बार नहीं रुकता। अगले 15 दिन तक यूं देखते हैं कि आज रुक जाए तो कपड़े सूख जाएं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं है 12 महीने। मीनिंग है क्लाइमेट के अंदर डाइवर्सिटी अर्थात विषम जलवायु है। और जो जो महाद्वीपीय जलवायु होती है वो जनरली उनमें डायनेमिक क्लाइमेट अधिक पाई जाती है, अर्थात परिवर्तित होती हुई जलवायु अधिक पाई जाती है। और समुद्र के निकट की जो जलवायु होती है वो जलवायु इक्विलेंट होती है, सम जलवायु होती है। तो क्या राजस्थान के चारों ओर समुद्र है? तो चारों ओर कहीं नहीं समुद्र है। कारण, हालांकि गुजरात के तट पे तो आएगा समुद्र, लेकिन राजस्थान की सीमा पे कहीं कोई समुद्र नहीं है। तो हमने राजस्थान की चारों ओर सीमा जब पढ़ी थी, तो राजस्थान की किसी भी सीमा पे अपन ने ओशियनिक पार्ट अर्थात महासागरीय पार्ट को नहीं पढ़ा। और अगर महासागर होता तो राजस्थान की जलवायु भी हो सकता है कुछ एरिया में सम हो, लेकिन कुछ एरिया में इक्विलेंट क्लाइमेट या एक जैसी जलवायु होती। तो हमने इसलिए यूज किया कि राजस्थान की जलवायु विषम प्रकार की है, क्योंकि सम जलवायु होती है तटीय क्षेत्रों पे, जबकि स्थलीय भागों की और जलवायु कैसी होती है, विषम डायनेमिक क्लाइमेट होती है कॉन्टिनेंटल एरिया पे या महाद्वीपीय भाग पर। तो राजस्थान की जो जलवायु कंप्लीट लैंड पार्ट से कवर है, महाद्वीपीय जलवायु है। तो ये शब्द हमने यूज क्यों किया? क्योंकि जलवायु है वो राजस्थान की डायनेमिक है, साल भर में कई प्रकार की ऋतुएं आती हैं। इसका क्लाइमेट को डायनेमिक, और डायनेमिक के साथ डायनेमिक एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। डायनेमिक एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ये शब्द एग्जाम में कुछ इस तरीके दिए जाते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में इस तरीके ऑप्शन दिए गए आपको कि राजस्थान की जलवायु सामान्यतः शुष्क प्रकार की है, या राजस्थान की जलवायु है वो एरी टाइप क्लाइमेट, सूखे प्रकार की जलवायु।
तो ये बिल्कुल सही है, एरी टाइप क्लाइमेट ज्यादा है अपने यहाँ, शुष्क प्रकार की जलवायु का इफेक्ट अधिक है। फिर दूसरा है कि राजस्थान की जलवायु विषम प्रकार की डायनेमिक है, बार बार चेंज होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, राजस्थान की जलवायु में ऋतुएं अलग अलग समय अलग अलग ऋतु होती है, तो विषम जलवायु भी है, अर्थात डायनेमिक क्लाइमेट भी है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण तुल्य है। उपोष्ण तुल्य यानी सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट। और एक राजस्थान में सम जलवायु पाई जाती है। अब इनमें से कौन सी क्लाइमेट राजस्थान के अकॉर्डिंग नहीं है? तो राजस्थान में क्या विषम जलवायु है या सम जलवायु? सम का मीनिंग है कि 12 महीने एक जैसा मौसम, इक्विवेलेंट क्लाइमेट का होना। तो इनमें से राजस्थान के क्लाइमेट के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है? तो राजस्थान में सम क्लाइमेट नहीं होगी, इक्वल क्लाइमेट नहीं होती, विषम जलवायु है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे अभी वर्षा ऋतु है, कुछ समय बाद में अब अक्टूबर के साथ हमारे शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, ना गर्मियां इतनी रहेंगी ना सर्दियां होंगी। फिर बाद में दिसंबर के साथ अपने सर्दियां तेज हो जाएंगी तो शीत ऋतु। फिर मार्च के बाद अपने क्लाइमेट हो जाएगी मुख्यतः गर्म या उष्ण प्रकार की। तो इसका मीनिंग है जो महाद्वीपीय जलवायु होती है वो डायनेमिक होती है, चेंज होती है, जबकि महासागर या तट या कोस्टल एरिया में जलवायु एक जैसी होती है। तो इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि महाद्वीपीय जलवायु है क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, तो मिट्टी की नेचर के कारण ये क्लाइमेट डायनेमिक होती है। जबकि जल क्या होता है, पानी, वो धीरे धीरे टेम्परेचर को ग्रहण करता है, और धीरे धीरे टेम्परेचर को ग्रहण करेगा तो उसके अंदर टेम्परेचर होल्ड होगा, और टेम्परेचर उसने होल्ड किया उसको रिलीज करने में भी टाइम ज्यादा लेगा वो, यानी उसको धीरे धीरे रिलीज करेगा। तो पानी के टेम्परेचर कभी भी अचानक नहीं बढ़ते हैं और अचानक नहीं गिरते हैं। देखो करंट अफेयर्स वाले नोट्स हैं आपके बैच में, 1 या 2 तारीख को, जैसे लास्ट मंथ वाला जो करंट है वो 30 तारीख तक कंप्लीट तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दिन एक्स्ट्रा मान के चलिएगा आप कि लगभग 2 तारीख तक आपको करंट अफेयर है उसके नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसमें आपका राजस्थान जीके वाला पार्ट, इंडिया वाला और वर्ल्ड वाला, तीनों पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे आपको। देखो लाइव स्टूडेंट है वो अपने अपने को अपने एक नियम के अकॉर्डिंग चलना है कि अपने को जो बातें, जो क्वेरीज हैं, वो अपने को लास्ट के 5-7 मिनट जो आपको दिए जाते हैं अपने को उनमें पूछना है। क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक का अपना एक रिदम बनता है तो अपनी क्या उस टॉपिक के प्रति एक अटैचमेंट होता है। अब बार बार आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका मीनिंग वो अटैचमेंट, टॉपिक का वो रिदम या जो चीजें अपने समझ में आनी चाहिए उनसे क्या अपना दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। फिर अपन क्या क्वेरीज में, क्वेश्चंस में, सुनने में, सिर्फ इसमें रह जाते हैं। तो इसका मीनिंग जिन स्टूडेंट्स के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनके नहीं होंगे वो क्लास को उस टाइम छोड़ दे, और जिनकी कुछ क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं वो लास्ट वाली उन 5 मिनट के अंदर, या आपकी क्वेरीज ज्यादा होंगी तो हम 10 मिनट भी कर लेंगे। तो आगे कंटिन्यूस चलें अपन। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो तापमान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उसको सिर्फ ट्रॉपिकल नहीं बोला जाएगा, सब ट्रॉपिकल, क्योंकि वो उष्ण के निकट वाली जलवायु है, तो उपोष्ण जलवायु। सॉरी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर के बाद अगर वर्षा पे बात करें तो राजस्थान का अधिकांश भाग कैसा है?
तो लास्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ कर आए थे डेजर्ट है, तो डेजर्ट के क्लाइमेट जनरली कैसे होते हैं, एरिड टाइप। तो अगर एक शब्द में राजस्थान की जलवायु को वर्षा में डिफाइन करना हो, तो हमें पता है राजस्थान के अलग अलग हिस्से में अलग अलग जलवायु होती है, कहीं शुष्क है, कहीं अर्ध शुष्क है, कहीं उपाद्र है, कहीं आर्द्र, कहीं अति आर्द्र। लेकिन अगर पूरे राजस्थान में वेटेज अगर हम किसी को दें तो वो वेटेज दिया जाता है एरिड को, क्योंकि अपना राजस्थान का अधिकांश हिस्सा डेजर्ट है। तो इस कारण मुख्यतः वर्षा के आधार पर हमने एरिड अर्थात सब ट्रॉपिकल और एरिड टाइप, और फिर बाद में अपने स्थलीय महाद्वीप का अधिक होने के कारण अपनी जलवायु है वो डायनेमिक होती है, विषम जलवायु होती है। तो विषम भी है और मुख्यतः महाद्वीपीय जलवायु भी है, अर्थात अपने कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी है। तो इसके बाद में राजस्थान की जलवायु कैसी है, उसके बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर या कारक होते हैं पूरे विश्व में स्टैंडर्ड या मानक है, पूरे विश्व में स्टैंडर्ड या मानक है। इसका मीनिंग यह है कि जो कारक हमें प्रभावित करते हैं ये कनाडा को भी प्रभावित करते हैं, जो कारक ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करते हैं वो हमें भी प्रभावित करते हैं। इसका मीनिंग है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पूरे विश्व में एक जैसे हैं। जैसे हम राजस्थान में पढ़ते हैं वैसे इंडिया में भी पढ़ते हैं, वैसे हम ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ते हैं, वैसे हम कनाडा है वहां के ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसका मीनिंग ये कारक पूरे विश्व में लगभग स्टैंडर्ड या मानक ही होते हैं। तो जो अक्षांशीय स्थिति है उसका मीनिंग क्या है कि जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो इसमें दो शब्द हैं, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। तो लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ लैटिट्यूड, इसका मीनिंग यह है कि जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के अगर आप निकट रहेंगे तो आपकी क्लाइमेट रहेगी ट्रॉपिकल, यानी गर्म प्रकार की, उष्ण प्रकार की जलवायु। अगर आप पोलर के निकट रहेंगे तो आपकी क्लाइमेट रहेगी पोलर टाइप यानी कोल्ड क्लाइमेट। इसका मीनिंग पोलर टाइप यानी ध्रुवीय तुल्य, या कोल्ड टाइप क्लाइमेट यानी शीत जलवायु। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की स्थिति है वो 0 डिग्री के निकट ज्यादा है, क्योंकि हमारा अक्षांश से विस्तार लगभग 23 डिग्री और 3 मिनट, उत्तरी अक्षांश से लगभग 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो हमारा जो 23 और 30 डेट है 0 के ज्यादा निकट है, 90 के ज्यादा निकट है पोलर के। तो हमें पता है कि जो 0 और 23 है उसके बीच में गैप कम है, जबकि 23 और 90 के बीच में गैप ज्यादा है। तो हमारी क्लाइमेट किसके निकट हुई, 0 डिग्री के। तो इसका मीनिंग है एक तो आपका जो अक्षांशीय स्थिति है वो कहां पर है ये डिसाइड करेगा कि आपकी क्लाइमेट कैसी है।
अगर वो उच्च अक्षांशों पे अर्थात पोलर के निकट है तो आपकी जलवायु शीत, और आप अगर 0 डिग्री के निकट हो तो आपके क्लाइमेट के ऊपर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल इफेक्ट अधिक होगा। उष्ण या उपोष्ण प्रकार का जो जलवायु इफेक्ट है वो अधिक आएगा। तो ये वाली हो गई अक्षांश स्थिति आपके कहां पर है। अब इसमें एक शब्द और यूज किया गया था कि अक्षांश स्थिति यानी लोकेशन ऑफ लैटिट्यूड, और दूसरा एक्सटेंशन या विस्तार। विस्तार का मीनिंग जनरली हम ये लेते हैं, जैसे राजस्थान कितने अक्षांशों में विस्तृत है, तो लगभग 23 से 30 के बीच में हम, तो राजस्थान की जो जलवायु है वो लगभग 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में है। तो 60 डिग्री अक्षांशों में इतना गैप नहीं आता जितना कि इंडिया के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया के अंदर, तो भारत के अंदर हम देखते हैं भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग है, मुख्य भूमि यानी कन्याकुमारी, ये लगभग आता है अपने 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके, और नॉर्थ में ये कंटिन्यूस लगभग 37 डिग्री और 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कितने लैटिट्यूड्स का होता है, तो यहाँ लैटिट्यूड्स की अगर हम काउंटिंग देखें तो लगभग ये काउंटिंग आती है आपके 29 डिग्री लैटिट्यूड, लगभग 29 डिग्री लैटिट्यूड। अब एक तो राजस्थान है मात्र 60 डिग्री अक्षांशों में, और एक भारत है 29 डिग्री अक्षांशों में। तो बताइए किसमें जलवायु विविधता ज्यादा होंगी। तो एक तो 0 डिग्री के नजदीक से फैला हुआ है 8 से और 37 तक, और एक राजस्थान 23 से और 30 तक। तो क्लाइमेट डाइवर्स अर्थात जलवायु विविधता किसमें ज्यादा होगी, जो 60 डिग्री है उसमें, या जो लगभग 29 डिग्री है उसके अंदर। तो आंसर है आपका लगभग के 29 डिग्री है उसमें क्लाइमेट डाइवर्स यानी जलवायु की विविधता ज्यादा पाई जाएंगे। तो इसका मीनिंग है कि कोई स्थान यह भी तय करता है कि वो कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो उतनी क्लाइमेट के अंदर विविधता पाई जाएगी। तो अक्षांशों की स्थिति नहीं, अक्षांशों का जो विस्तार है वो कितना है, ये भी क्लाइमेट को डिफाइन करेगा। जैसे भारत के दक्षिण की जलवायु, तो हमें पता है कि भारत के दक्षिण की जो जलवायु है वो मुख्यतः 0 डिग्री के निकट होने के कारण मुख्यतः उष्ण प्रकार की जलवायु है। और एक समय ऐसा आता है कि इस उष्ण या टेम्परेचर के कारण अपने मानसून आता है, तो यहाँ की ये जलवायु है मानसून से प्रभावित होती है, मानसूनी जलवायु भी है। भारत के उत्तर में चलेंगे तो राजस्थान के पश्चिम में मुख्यतः क्लाइमेट किस प्रकार की है, तो एरिड या डेजर्ट टाइप क्लाइमेट यानी शुष्क जलवायु है। हिमालय की ओर जाओगे तो आपको साइबेरिया और स्विट्जरलैंड जैसा फील आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में हिमालय के ऊपर हिम या बर्फ पाई जाती है। तो अपने यहाँ भारत में सूखा भी है, बर्फ भी है, मानसूनी वर्षा भी है, और भूमध्य सागर से आने वाली सर्दियों की बारिश जिनको जनरली हम कहते हैं मावट, तो मावट अपने आप में भूमध्य सागरीय जलवायु भी है। तो राजस्थान के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु यानी जो मेडिटेरेनियन सी क्लाइमेट है वो कब पाई जाती है, तो सर्दियों के अंदर। तो सर्दियों का जो मानसून है जिससे होने वाली बारिश को जनरली हम क्या कहते हैं, मावट। तो मावट से भी कहीं ना कहीं अपन प्रभावित हैं। तो इसका मीनिंग शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु से भी राजस्थान प्रभावित है। तो विश्व की लगभग जो क्लाइमेट है, ग्लेशियर या हिमानी वाली, मरुस्थल वाली, मानसून वाली, या भारत के अंदर जो क्लाइमेट के अंदर इस साइड में भी मैंने बताई जो एरिड या डेजर्ट वाली या शीतकालीन वर्षा वाली, मावट वाली, तो ये कई प्रकार की जलवायु होने के कारण एक यूरोपियन जियोलॉजिस्ट ने, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जलवायु भूगोलवेता ने भारत के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल टाइप क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड या ऑल टाइप्स क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया। विश्व की जितनी भी प्रकार की प्रमुख जलवायु हैं वो कहाँ उपस्थित हैं, वो भारत में उपस्थित है। तो ये प्रसिद्ध जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है उनका नाम था मार्सडेन, जो इंडिया के लिए शब्द यूज किया था कि विश्व की लगभग सभी प्रकार की जलवायु कहाँ मौजूद है, भारत के अंदर। तो मार्सडेन ने इतनी बड़ी बात इसलिए कही क्योंकि भारत का जो विस्तार है अक्षांशों का वो लगभग 29 डिग्री अक्षांशों में फैला हुआ है। तो हम अक्षांशों में एक तो कहाँ लोकेट है, 0 डिग्री के निकट है या मुख्यतः पोलर के निकट। तो एक तो हमारी ये स्थिति तय करेगी लोकेशन, और एक हम फिर कितने फैले हुए हैं कि हम सिर्फ 60 डिग्री में हैं यानी 7 अक्षांशों में कंप्लीट हो जाते हैं, या 29 डिग्री। तो राजस्थान तो लगभग 60 डिग्री अक्षांशों में कंप्लीट हो जाता है, जबकि भारत के अंदर लगभग अक्षांश से विस्तार है 29 डिग्री अक्षांशों के आसपास। तो इस कारण भारत में जलवायु की विविधताएं आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगी।
तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या अक्षांश पॉइंट समझ में आ गया कि अक्षांश कैसे प्रभावित करता है? तो उसकी लोकेशन तो ये डिसाइड करती है कि आपकी जलवायु किस प्रकार की है। कि आप 0 डिग्री के निकट हो तो ट्रॉपिकल है, और ध्रुवों के निकट हो तो इसका मीनिंग पोलर टाइप अर्थात ध्रुवीय जलवायु है। फिर विस्तार है, वो विस्तार ये तय करता है कि आपके क्लाइमेट में डाइवर्सिटी कितनी है। कि अगर आपका पूरा राज्य 2, 3, 4, 5, 6 अक्षांशों में है, इसका मीनिंग कम अक्षांशों में है, तो जलवायु या क्लाइमेट सिमिलर रहेगी। और अगर आपकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो लगभग 10, 15, 20 या इससे भी ज्यादा अगर अक्षांशों में फैली हुई है, तो अधिक अक्षांशों में होने के कारण क्लाइमेट को हम कहेंगे डाइवर्स, अर्थात विभिन्न प्रकार की या विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट, क्या हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में देशांतर को शामिल कर सकते हैं? क्या जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर में जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड को शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? यस और नो में आंसर दीजिए। देखो, देशांतर है वो कभी भी क्लाइमेट को डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ टाइम और डेट को बताता है। इस कारण इनको टाइम और डेट लाइन भी कहा जाता है। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है आपका लगभग का, कि टाइम और डेट को डिसाइड करेगा, अर्थात समय और तिथि को डिसाइड करता है। तो इस कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में कभी भी देशांतर को शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे हम देखते हैं कि जो देशांतर नॉर्थ में 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री मान लीजिए ग्रीनविच, वो 90 डिग्री साउथ तक आता है। तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। अब उस पे जितने भी लेटीट्यूड्स हैं, जैसे 0 डिग्री है तो इस पे यहाँ क्लाइमेट उस 0 डिग्री का, यानी ग्रीनविच लाइन का टेम्परेचर यहाँ क्या होगा? ट्रॉपिकल। उसके ऊपर की ओर टेम्परेट या शीतोष्ण, उसके ऊपर की ओर इसका क्लाइमेट होगा पोलर। यानी एक ही देशांतर पे अपने अलग अलग क्लाइमेट मिलती है। तो एक देशांतर है वो कभी किसी निश्चित क्लाइमेट को नहीं बताती, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, जिसपे हर एक देशांतर पे कई प्रकार की जलवायु होने के कारण वो किसी एक निश्चित जलवायु को डिफाइन नहीं करती, वो निश्चित जलवायु को नहीं बता पाती। इस कारण इनको टाइम और डेट लाइन के रूप में देखा जाता है, क्लाइमेट लाइन्स के रूप में नहीं। ये हालांकि मैंने आपको राजस्थान की स्थिति वाले चैप्टर में भी लिखवाया था कि अक्षांश रेखाएं जलवायु रेखाएं कहलाती हैं। लेटीट्यूड लाइन्स आर नोन एज क्लाइमेट लाइन। तो इसका मीनिंग इस फैक्टर को, इस कारक को हम शामिल नहीं करेंगे। तो अक्षांशों की स्थिति के बाद में दूसरा जो प्रमुख कारक है वो लेते हैं जनरली हम सागर से दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी सागर से दूरी। अब सागर से दूरी वाला जो पार्ट है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह है, जैसे भारत में हम तटीय एरिया में है, कोस्टल एरिया में है, तो कोस्ट या तट वाले क्षेत्रों में सामान्यतः क्या होता है, अपने ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हम बिल्कुल आर्द्रता के नजदीक हैं, समुद्र के नजदीक हैं, तो ह्यूमिडिटी अधिक होती है, क्योंकि ये सी पार्ट है सागरीय भाग। लेकिन जैसे ही हम महाद्वीपीय भागों की ओर चलते हैं, कॉन्टिनेंटल एरिया की ओर, तो जैसे ही हम महाद्वीपीय भागों की ओर चलते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल एरिया की ओर चलते हैं, तो वैसे वैसे ह्यूमिडिटी कम होती जाती है।
तो ये अगर सामान्य स्टेटमेंट। अब देखो यहां से एक रीजन अपने को ये समझ में आया कि राजस्थान की समुद्र से दूरी होने के कारण वर्षा कम होती है। तो एक फैक्टर अपने ये भी काम करता है कि राजस्थान में वर्षा के पीछे मुख्य कारण, तो कारण कोई एक नहीं है, राजस्थान में वर्षा के पीछे कई सारे ऐसे कारण हैं कि जिस कारण हमारी वर्षा कम होती है। उसमें से एक फैक्टर ये भी है क्योंकि हमारी जो गल्फ ऑफ कच्छ है, अर्थात कच्छ की खाड़ी जो है, उससे लगभग 350 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अपन। एंड लगभग 350 से 400 किलोमीटर होने के कारण अपने यहाँ एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है। हम समुद्र के जितने ज्यादा निकट होते हैं, हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी और आर्द्रता उतनी ज्यादा होती, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ह्यूमिडिटी उतनी क्या होती जाएगी, कम। और ह्यूमिडिटी कम होने का मीनिंग, आर्द्रता कम होने का मीनिंग है कि आपके यहाँ क्लाउड्स बनने में टाइम लगेगा और बारिश होने में भी समय लगेगा। तो ये वाला जो फैक्टर है सागर से दूरी, ये किसको प्रभावित करता है, तो इसमें डायरेक्ट इस फैक्ट को याद रखना है, ये किसको प्रभावित करता है। तो ये जिस फैक्टर को प्रभावित करेगा वो फैक्टर रहेगा ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। सागर से दूरी के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट, सागर तल से ऊंचाई, या इसी का दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं उच्चावच, अर्थात रिलीफ फीचर। सागर तल से ऊंचाई, हाइट अबाउट सी लेवल। सागर तल से ऊंचाई का मीनिंग ये है सागर तल से ऊंचाई का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। हाइट जैसे कम होगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एच यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, ऊंचाई को, और टी किसको इंडिकेट कर रहा है, तापमान को। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टेम्परेचर और हाइट एक दूसरे के इनवर्स अर्थात अपोजिट होते हैं। अगर हाइट बढ़ गई तो तापमान कम है, और हाइट कम हो गई तो तापमान बढ़ जाएगा। तो कारण क्या है, तो कारण ये है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एक तो वाटर वेपर यानी जलवाष्प, और एक मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की मात्रा हाइट पर कम हो जाती है। तो अधिक हाइट पर सामान्यतः ये आपके कम होंगे, जबकि कम हाइट वाला जो पार्ट होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी जनरली अपने अधिक होती है। जरूरी नहीं है हमेशा अधिक हो, लेकिन सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, हैवी गैस होने के कारण ये मुख्यतः धरातल के निकट अधिक होती है। इस कारण ये टेम्परेचर पृथ्वी सतह के नजदीक को टेम्परेचर को बढ़ाती, इस बढ़ाने के कारण इसको ग्लोबल वार्मिंग गैस अर्थात हरित गृह गैस भी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ाने के दो मेन जो इफेक्टिव फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, यानी प्रभावशाली कारक है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक आपको रूम में गर्मी लगी, आपने क्या किया, एसी ऑन किया। 5 या 10 मिनट बाद में आपको मौसम या जो क्लाइमेट है वो बढ़िया लगने लगता है। कारण क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर या रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी थी, उस ह्यूमिडिटी को एसी ने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, सोख लिया। क्योंकि उस रूम का टेम्परेचर बढ़ाने वाले जो आर्द्रता के कण थे, वो आर्द्रता के कण जैसे ही एसी सोख लेगी तो टेम्परेचर को होल्ड करने वाले या तापमान को बढ़ाने वाले पार्टिकल्स ही नहीं है। तो जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो इसका मीनिंग उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर क्या आ जाता है, कम आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप एसी ऑफ करोगे तो ह्यूमिडिटी पार्टिकल्स फिर से बढ़ जाते हैं।
यानी आर्द्रता कण जो अपने आसपास के जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट से वो शिफ्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट में कि सिर्फ वेब वर्जन वाला कुछ करें, तो वेब वर्जन हमने स्टार्ट कर दिया है। आप लैपटॉप में चलाइए, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपके आ रही है तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल करवा रखे हो नंबर पे आप कॉल, और कॉल नहीं उठे तो आप उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी अगर किसी प्रकार के आपके इसमें वेब वर्जन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वेब वर्जन स्टार्ट कर दिया गया आप लोगों का। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, तो देखो लैब असिस्टेंट, कॉलेज लेक्चरर, आरएस एग्जाम, पीएसआई एग्जाम, ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो आपका एज इट इज है लगभग। अब जैसे ही ज्योग्राफी आप इसमें, क्योंकि जो आपको पढ़ाई जा रही है वो ये मानिएगा आप कि राजस्थान के अपेक्स जो एग्जाम है, यानी सबसे जो टफेस्ट एग्जाम है उनके लिए ज्योग्राफी है। तो उसमें आप ये नहीं सोचेंगे आप कौन सा पेपर उसमें दे सकते हैं, चाहे आप एलडीसी एग्जाम दीजिए, चाहे आप उसमें आरएस एग्जाम दीजिए, चाहे पीएसआई एग्जाम दो, क्योंकि ये जो कॉमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये आपके कॉमन ही होता है। देखो कुछ सब्जेक्ट आपके इतने जनरल होते हैं जिसके अंदर उनको ये कह सकते हैं कि उन सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर कर लोगे, तो इसका मीनिंग है कि उस रेंज में या उस जो एग्जाम उससे रिलेवेंट जो कोर्स हैं, जैसे कि आपके राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम लगभग एक जैसे पैटर्न के हैं, जैसे जीके वाला पैटर्न तो लगभग एक जैसा ही है, हिस्ट्री के लगभग वो टॉपिक हैं, वो किसी एग्जाम में दो चार पांच एक्स्ट्रा होते हैं, किसी में कम होते हैं। पॉलिटी वाले सेम टॉपिक होते हैं लगभग। हाँ, किसी में हो सकता है स्टेट पॉलिटी नहीं हो, किसी में स्टेट पॉलिटी हो। बाकी आपके जो कॉन्स्टिट्यूट वाला जो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, संविधान वाला, वो लगभग सब में सेम है। तो आप संविधान चाहे आप कांस्टेबल में पढ़ो चाहे आरएस में पढ़ो, हाँ आरएस में अप्रोच थोड़ी आपको ज्यादा रखनी पड़ती है। क्वेश्चंस देखो ज्योग्राफी वाले जो आपको हैं वो जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसमें बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये एक पवन स्टूडेंट है, उनके साइड कहीं दिक्कत आ रही है, उनसे कांटेक्ट करना। सही हो गया। हाँ, ये आपका कांटेक्ट नंबर है वो हमने लिख लिया है इसमें। अगर वेब वर्जन में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उसके अंदर सॉल्यूशन कर दिया जाएगा आपका। ऑनलाइन स्टूडेंट में लैब असिस्टेंट के लिए करंट अफेयर मैगजीन, जैसे ही मैंने 30 तारीख के आसपास कहा था, मैंने कहा 30 के तुरंत बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो 30 तारीख तो अपना महीना एंड होता है, तो उसमें लगभग 1 तारीख तक, क्योंकि इस महीने तक का जो लास्ट का करंट है वो आपके 30 इवनिंग तक या 1 तारीख के इवनिंग तक लिखवा के 2 तारीख तक आपका जो करंट वाला मैटर है उसको अपलोड करवा दिया जाएगा। और सिर्फ अपलोड ही नहीं करवाया जाएगा, करंट वाली क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, वो शायद 3 को या 4 को। और वो नेक्स्ट अगले 4 या 5 दिन के अंदर जो पूरे महीने का जो करंट वाला पार्ट है उसको लगभग कंप्लीट करवा भी दिया जाएगा।
ये अपनी क्लासेस कितने उसमें जाती हैं फिक्शन वगैरह में? 240 में। देखो कुछ स्टूडेंट ये है कि सर वो पीडीएफ जो मैं पीडीएफ जो अपलोड की जा रही हैं उन पीडीएफ को मैं डाउनलोड करवाऊं या राजस्थान ज्योग्राफी वाली बुक ले लूं? तो देखो पीडीएफ को डाउनलोड करवाने में, क्योंकि डाउनलोड आप मुख्यतः बिलोंग कहाँ से करते हैं? आप जयपुर में है तो जयपुर में क्या है कि मशीनरी बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर अपना पैसा कम लगता है। तो अगर जयपुर में रहते हैं तो उसको आप डाउनलोड करवा लीजिए, वो भी आपके ठीक पड़ेगा। यानी बुक और डाउनलोड वाली जो पेजेस हैं वो लगभग इक्वल से रहेंगे आपके। और अगर बाई चांस आप जैसलमेर के अंदर रहते हैं, बाड़मेर में रहते हैं, तो वहाँ क्या मशीन कम होती हैं, वहाँ एक एक पेज को प्रिंट करवाने के अपने को कई बार 5 रुपए देने होते हैं। तो आपके लगभग 200-250 पेज को प्रिंट करवाने के लिए, यानी जो ऐप पे डाले जाएंगे 200-250, तो उनको अगर आप प्रिंट करवाने बैठे तो लगभग 250 पेज के आपसे लेंगे लगभग 1000 रुपए। तो उससे बढ़िया बाद में आपका बुक परचेज करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉस्ट को निकाल के देखो। जयपुर में हो तो मेरी तरफ से चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ज्यादा किफायती रहेगा कि वो बुक को परचेज कर ले, क्योंकि बुक वाला साइड मेरे हिसाब से आपका थोड़ा इजी भी रहेगा और सारे नोट्स एक साथ कंपाइल भी हो जाएंगे, यानी एक जगह हो जाएगा पूरा मटेरियल। ये देखो सामान्य समस्याएं हैं अपनी। तो आगे बढ़े हम, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूस 1 घंटे बोलते बोलते थोड़ा बोर हो गया, तो 4-5 मिनट बातें हो गई अपनी। तो आगे कंटिन्यूस चलते हैं, क्योंकि अपनी क्लास जैसा ही मैंने कहा था कि मंडे से लगभग 2 घंटे रहेंगे। तो 2 घंटे वाला टाइम पीरियड है वो आज से आपका स्टार्ट हो गया है। तो ये जो हाइट के साथ अपना जो तापमान कम होता है वो कारण ये होता है कि हाइट के साथ अपने एक तो आर्द्रता कम होती है जो तापमान को बढ़ा देती है, और एक हाइट के साथ अपने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो ये दो मेन फैक्टर हाइट पे कम होने के कारण टेम्परेचर जनरली कम होते हैं। और अपने कम हाइट पे तापमान ज्यादा क्यों होते हैं? तो कम हाइट पर अपने आर्द्रता क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी अपने ज्यादा पाई जाती है। तो आर्द्रता और ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड होती है टेम्परेचर को होल्ड ज्यादा करते हैं। तो हाइट का इफेक्ट किसके किसके कारण होता है कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? तो होता है वो मुख्यतः ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, या यूं कहेंगे ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण। तो ये वाला जो हाइट है, सागर तल से ऊंचाई या उच्चावच है, ये उच्चावच मुख्यतः किसको इफेक्ट करता है? ये उच्चावच करता है तापमान को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय, माउंट आबू सिरोही, ये पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा ठंडे क्यों होते हैं? तो इनके ठंडे होने के पीछे रीजन यही होता है क्योंकि हाइट पर जाने पर अपने एक तो CO2 की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि हाइट पर लगभग सभी गैसें कम हो जाती है। अगर सौरमंडल में अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर जो मुख्यतः ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्हीं सभी गैसों का अपन कह सकते हैं ऊपर की ओर जो आयतन या इन गैसों का यानी जो घेराव जो होता है जिस एरिया को कवर करती हैं वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो उसी तरीके से हाइट पर अपनी ह्यूमिडिटी भी कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होती है। सागर तल से ऊंचाई, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम और कवर करते हैं।
सागर तल का मीनिंग क्या लिया जाता है? आप समुद्र के किनारे पर हैं और समुद्र के अंदर ज्वार आया हुआ है, टाइड आया हुआ है। टाइड का मीनिंग है जब समुद्र का पानी थोड़ा ऊपर उठता है तो हम उसको कहते हैं टाइड। टाइड यानी ज्वार। ये टाइड आपका जो वॉशिंग पाउडर है वो नहीं है, टाइड हो तो व्हाइट हो। ये टाइड है समुद्र वाला। जब समुद्र के पानी का लेवल ऊपर उठता है तो वो तट पे थोड़ा सा आगे महाद्वीप की तरफ आ जाता है पानी। लेकिन जैसे ही पानी समुद्र लेवल में नीचे गिरता है तो ये जो लेवल है पानी का वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस वाली कंडीशन को एब कहा जाता है या लो टाइड कहा जाता है। एब यानी बाठा। सागरीय जल स्तर का निम्न स्तर पे पहुंचना या लो लेवल पे पहुंचना वो अपने आप में लो टाइड या लो टाइड या एब या बाठा कहलाता है। जब पानी ना तो बहुत अधिक तट की तरफ हो और ना बहुत पीछे की तरफ हो और ये एक एवरेज कंडीशन में रहे। एवरेज यानी दोनों के बीच में। तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं सी लेवल। यानी ना तो समुद्र नीचे की तरफ और ना ऊपर की तरफ। तो उस लेवल को जीरो लेवल कहा जाता है यानी सी लेवल कहा जाता है। तो किसी भी जगह को अगर हम मापते हैं तो वो सागर तल का मीनिंग सागर के नीचे या बॉटम पार्ट से नहीं मापते। सागर तल तो इक्वल है ही नहीं अपने। महासागरों का जो नीचे का भाग है, मैदानी भाग है, जिसको अपन कहते हैं सी प्लेन एरिया, तो वो तो इक्वल नहीं है। महासागर के नीचे की ओर जाओगे आप तो वहां जगह जगह यूं खाई मिलेंगे आपको, जिनको हम कहेंगे ओशियनिक ट्रेंच, महासागरीय गर्त। तो इसका मीनिंग यहाँ सी लेवल का मीनिंग है जो टाइड से जस्ट ऊपर वाला और एब और बाठे से थोड़े ऊपर वाला। तो टाइड से नीचे वाला पार्ट और एब और बाठे से ऊपर वाला पार्ट, उसको कहा जाता है सी लेवल। तो सी लेवल में अपने भारत के अंदर मानक तट किसको माना गया है? चेन्नई को। तो भारत में जितने भी अपने अल्टीट्यूड या हाइट वाले जो पार्ट हैं, जैसे अपने रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा रहता है सागर तल से इतनी ऊंचाई पर, किसी पुल या ब्रिज पे लिखा रहता है सागर तल से इतनी ऊंचाई पर, या फिर मुख्यतः किसी हिल स्टेशन के ऊपर लिखा रहता है कि सागर तल से इतनी ऊंचाई पर। तो उसका रीजन यही होता है कि उसका मापन है वो सी लेवल को जीरो मानते हुए उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया कि सागर तल से ऊंचाई है, उस ऊंचाई का इफेक्ट किस पर होता है? तापमान के ऊपर। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर किए कि जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक में एक तो अपने लेटीट्यूड यानी अक्षांश है, एक अपने सागर से दूरी जो ह्यूमिडिटी को प्रभावित करती है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। सागर से दूरी के अलावा सागर तल से ऊंचाई, हाइट अबव सी लेवल, सागर तल से ऊंचाई, सागर से दूरी और लेटीट्यूड या अक्षांश। तो ये तीनों फैक्टर अभी तक जो करवाए समझ में आ गए। तो यहाँ ये याद रखना है कि अक्षांश प्रभावित करता है लेकिन लॉन्गिट्यूड या देशांतर जलवायु को प्रभावित नहीं करता। सागर से दूरी है वो प्रभावित करती है मुख्यतः ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को। सागर तल से जो ऊंचाई है वो मुख्यतः प्रभावित किसको करती है? टेम्परेचर या तापमान को। इसके बाद में नेक्स्ट है पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति एवं दिशा। तो इसमें लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन। लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की स्थिति एवं दिशा। तो पर्वतों की स्थिति का मीनिंग क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्वतों की लोकेशन या स्थिति या फिर डायरेक्शन कह दीजिए। जैसे भारत में पश्चिमी घाट है अपने वेस्टर्न घाट। तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है ये 0 डिग्री है। इसको क्रॉस करके जो हवाएं हैं ऊपर मानसूनी विंड्स के रूप में आती हैं और पश्चिमी घाट के पश्चिम में वर्षा करवाती हैं।
तो कारण है पश्चिमी घाट है वो अवरोध के रूप में है, और अवरोध के रूप में इस कारण ये मानसून को रोकता है। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब अरावली के पास आता है तो अरावली के पैरेलल होते हुए या अरावली के समानांतर या आगे की ओर बढ़ते हुए कहां पहुंच जाता है? यह पहुंच जाता है मुख्यतः हिमाचल की ओर, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल की ओर जाने का मीनिंग है कि मुख्यतः इसमें मॉनसून को रोकने की क्षमताएं अरावली के पास कम रहती हैं, क्योंकि मॉनसून डायरेक्शन में या मॉनसून के पैरेलल है। तो जनरली हम कहते हैं अरब सागर की मानसून की राजस्थान में वर्षा कम होती है, या अरब सागर से राजस्थान वर्षा कम प्राप्त करते हैं। कारण बिकॉज अरावली इज पैरेलल टू दिस ब्रांच, क्योंकि अरावली इस शाखा के या इस मानसूनी शाखा के समानांतर है। तो पर्वतों की स्थिति मुख्यतः एक तो किसको प्रभावित करती है? वर्षा की मात्रा को। और एक पर्वत जहां लोकेट होते हैं वहां उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल पर्वत जितनी अधिक हाइट पर होगा टेम्परेचर उतना ही क्या होगा? कम। माउंटेन जितने अधिक हाइट पर होंगे टेम्परेचर उतने ही क्या रहेंगे? टेम्परेचर उतने ही कम रहेंगे। तो वर्षा की मात्रा इसको प्रभावित करेंगे। वर्षा की मात्रा के साथ दूसरा फैक्टर है किसको प्रभावित करेंगे? मुख्यतः तापमान को। तो तापमान या रेनफॉल वाले पार्ट को, तो इसके अंदर ये मुख्यतः दो चीजें आपके, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो ये ठीक से अपने को ध्यान रखना है। तो ये तापमान और वर्षा को किस तरीके से प्रभावित करेंगे समझ में आ गया कि जहां पर्वत अवरोध के रूप में रहेगा वहां मानसून को ज्यादा रोकेगा, और जहां समानांतर होगा वहां कम। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ये चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में तो माउंटेन केवल एक ही आता है, तो आप एक ही स्थिति को पढ़ पाते हैं। कारण ये वाला जो अरावली के समानांतर होने के कारण राजस्थान में मानसून का इफेक्ट कम रहता है। लेकिन भारत के पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, इनके पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक क्यों होती है? क्योंकि यह मुख्यतः मानसून के अवरोध के रूप में है। तो इसका मीनिंग आपकी पर्वतों की स्थिति कैसी है, तो वो किसको प्रभावित करेगी? वर्षा की मात्रा को। और फिर आपके माउंटेन्स की हाइट कैसी है, यानी जहां लोकेट है वो किस हाइट के अकॉर्डिंग है, तो जितनी अधिक हाइट के साथ होंगे वो टेम्परेचर को भी प्रभावित करेंगे। तो माउंटेन्स का इफेक्ट होता है एक तो वर्षा पर और एक दूसरा तापमान के ऊपर, यानी रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो अगर ये भी आए कि पर्वत है, अपने को इसमें सिर्फ इतना सोचना है कि अपने को एग्जाम में अपने जो फैक्टर दिए हुए आए उनके ऊपर ये सोचना है कि वास्तव में क्या ये क्लाइमेट को प्रभावित करता है। जैसे कोई अक्षांश है तो हम 0 डिग्री पे हैं या भूमध्य मुख्यतः पोलर पे हैं, ध्रुवों पे हैं, तो क्या अक्षांश स्थिति जलवायु को प्रभावित करेगी? बिल्कुल करेगी। आप 0 डिग्री पे हो तो उष्ण जलवायु ट्रॉपिकल है, और अगर आप पोलर पे चले गए ध्रुवों पे तो आपकी शीत जलवायु होगी। फिर समुद्र से दूरी क्या क्लाइमेट को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। समुद्र के निकट जो होते हैं वहां का क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता ज्यादा होती है, जबकि लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल एरिया की ओर आने पर, यानी स्थल या महाद्वीप की ओर आने पर क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी कम होती है और ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है, जबकि शुष्क दशाएं बढ़ जाती हैं। फिर समुद्र तल से हाइट का क्या इफेक्ट है? तो समुद्र तल से हाइट का इफेक्ट टेम्परेचर पे होता है कि आप हाइट पर जाते हैं तो वहां पे एक तो ह्यूमिडिटी और एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है जो तापमान को अवशोषित करती है। तो तापमान को अवशोषित करने वाले पार्ट जहां कम होंगे तो इसका मीनिंग वहां पे टेम्परेचर वहां कम हो जाएगा, और जहां टेम्परेचर को होल्ड करने वाले पार्ट ज्यादा होंगे, जैसे मुख्यतः कम हाइट पर ये पार्ट ज्यादा होते हैं, तो वहां टेम्परेचर जनरली अपने क्या होते हैं? तो तापमान अपने बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर्वतों की स्थिति एवं दिशा ये मुख्यतः रेनफॉल और टेम्परेचर को प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यतः पवनों की दिशा। पवनों की दिशा का मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु में हमारे यहाँ के टेम्परेचर कम होते हैं और प्रेशर, एयर प्रेशर अधिक होता है, तो हवाएं अपने स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती हैं। तो शीत ऋतु की हवाएं मुख्यतः अपने किस प्रकार की होती हैं? शुष्क हवाएं, क्योंकि जो महाद्वीपीय स्थलीय भाग से चलेगी जलीय भाग की ओर, यानी लैंड पार्ट टू कॉन्टिनेंटल पार्ट और चलेगी, तो इसका मीनिंग ड्राई विंड्स होते हैं।
लेकिन जनरली समर या गर्मियां आने के बाद तो गर्मियों के आसपास अपने टेम्परेचर बढ़ते हैं और एयर प्रेशर क्या होता है, कम। तो उस समय स्थलीय भाग की तुलना में पानी का टेम्परेचर, क्योंकि लैंड पार्ट जल्दी गर्म होते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है, कम होता है। जबकि सी पार्ट या समुद्र में सामान्यतः तापमान यहाँ की तुलना में तापमान थोड़े से कम होते हैं, और तापमान कम होते हैं तो इसका मीनिंग वहां का एयर प्रेशर ज्यादा होता है। और जिन क्षेत्रों में सामान्यतः एयर प्रेशर ज्यादा हो तो वहां से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं। तो हम जनरली ये देखते हैं कि पवनों की दिशा है वो ग्रीष्मकालीन मानसून के पास में समुद्र से और स्थलीय भाग की ओर शिफ्ट होती है, क्योंकि ये हाई एयर प्रेशर होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, इसका मीनिंग उनका टेम्परेचर पानी का कम होता है, और टेम्परेचर कम होता है तो वायुदाब जनरली क्या होता है, अधिक। तो हवा का नियम होता है वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर फ्लो करती है, उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती है। तो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की अगर ओर चलेगी, हाई एयर प्रेशर से अगर ये लो एयर प्रेशर की ओर चलेगी तो इसका मीनिंग ये मानसून को लेकर आएगी, वर्षा को लेकर आएगी। तो क्या पवनों की दिशा है उसने हमारे क्लाइमेट को चेंज किया? बिल्कुल किया। कि अपने साल भर वर्षा नहीं होती, तो वर्षा नहीं होती उसके पीछे रीजन यही है, वायुदाब, पवनों की दिशा, तापमान। हालांकि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण सारी चीजें चेंज होती है। तापमान के कारण वायुदाब चेंज होता है, और वायुदाब के कारण पवनों की दिशा चेंज होती है। तो इसका मीनिंग पवन भी अगर आए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में, तो पवन को भी लेना है, पवनों की दिशा को, डायरेक्शन ऑफ विंड्स को। डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इसके बाद में नेक्स्ट जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें अपने उच्च वायुमंडलीय, उच्च वायुमंडलीय पवन परिसंचरण। तो इसमें अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन का मीनिंग है जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? अपनी पृथ्वी के ऊपर कुछ फिक्स विंड्स होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं 0 डिग्री के निकट। सामान्यतः तापमान अधिक होता है भूमध्य रेखा के निकट, तो तापमान अधिक होने का मीनिंग है वायुदाब का कम होना। तो दोनों गोलार्ध से 0 डिग्री की ओर हवाएं आती हैं जिनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। ये होती है ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवन। ट्रेड का मीनिंग है व्यापार। जबकि इस व्यापारिक पवन के बिल्कुल अपोजिट चलने वाली जो विंड्स होती हैं वो होती हैं पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज विंड्स। क्योंकि इनमें एक दिशा मुख्यतः पश्चिम होती है और दूसरी पूर्व की तरफ चलने वाली होती है। इस कारण जो वेस्ट की ओर से आती है उसको कहा जाता है वेस्टर्लीज, अर्थात पछुआ पवनें। फिर पछुआ पवनों के ऊपर की ओर ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली, जो शीत क्षेत्र से आने वाली हैं वो ध्रुवीय पवनें होती हैं, जो लगभग व्यापारिक पवनों की दिशा में होती हैं। तो इनको नाम दिया जाता है पोलर विंड्स। अब यहां जो पछुआ पवनें होती हैं, ये पछुआ पवनें जो मध्य अक्षांशों में, जैसे 0 डिग्री है तो इसको तो हम कहते हैं निम्न अक्षांश, 90 डिग्री को कहते हैं हम उच्च अक्षांश, और 0 और 90 के बीच वाला एरिया ये आता है आपका मध्य अक्षांश। तो मध्य अक्षांशों में जो पछुआ पवनें हैं उनमें एक इस प्रकार की विंड्स होती है जो हाइट पे चलती है, लगभग 6 से 12 किलोमीटर
यानी 6000 मीटर से और लगभग 12000 मीटर हाइट पर। तो 6000 से 12000 मीटर हाइट का मीनिंग है लगभग 6 से 12 किलोमीटर। और इनको जेट स्ट्रीम इसलिए कहा गया क्योंकि मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एशिया के अंदर मुख्यतः जापान वाला पार्ट है, उस जापान के ऊपर कुछ विमान बम गिराकर वापस आ रहे थे ईस्ट से वेस्ट की ओर, और ये पौने चलती है मुख्यतः वेस्ट टू ईस्ट की ओर। वेस्ट टू ईस्ट की ओर। तो ये जो जाने वाले जो जेट विमान थे और विंड्स की जो डायरेक्शन थी वो एक दूसरे के अपोजिट थी। लगभग उतनी हाइट पे जेट विमान, उतनी हाइट पे विंड्स, और उस समय के जेट विमानों की गति भी कम थी। तो जब विंड्स और जेट विमान की गति लगभग एक जैसी थी तो जेट विमानों का बैलेंस इनका बिगड़ा और वो नीचे आके गिर के क्रैश हो गए। और उनसे ब्लैक बॉक्स या उस समय सूचना का जो भी आधार रहा हो, क्योंकि विमान के अंदर एक बॉक्स होता है जिसमें अंतिम समय की घटना को रिकॉर्ड किया जाता है कि हम इस कारण विमान है वो संकटकालीन स्थितियों में आ गया, हो सकता है बचे या नहीं बचे। तो उससे यह अनुमान लग जाता है कि ये घटना या क्रैश किस कारण हुई होगी। तो उसी तरीके से उस समय भी ऐसे कुछ उसमें उपकरण या यंत्र रहे होंगे। तो बाद में पता चला कि जो विमान है उसमें इस तरीके का था कि जो विंड से वो अपोजिट होने के कारण उन विमानों को यह एहसास हुआ कि जापान उनको वापस खींच रहा है पीछे की ओर, क्योंकि वो विंड्स अपोजिट थी उनके। तो विमानों का बैलेंस बिगड़ा, तो बैलेंस उनको ये लगा कि शायद कोई मैग्नेटिक पावर इन्होंने इजाद कर ली। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त होता तो जापान से पूछा कि वो जो जेट विमान आपने मैग्नेटिक पावर से गिराए वो कैसे गिराए। तो जापान ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई मैग्नेटिक पावर नहीं है। तो फिर बाद में उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुआ और सी आर रोस्बी ने पहली बार 1947 के अंदर इन विंड्स के बारे में बताया कि ये उच्च वायुमंडल में चलने वाली प्रबल पश्चिमी पवनें होती हैं, यानी शक्तिशाली वेस्टर्लीज विंड्स होती हैं। और ये मुख्यतः हमारे शीतकाल में मानसून को प्रभावित करती है मावट के रूप में। और ग्रीष्म काल के अंदर मुख्यतः एक थ्योरी आती है जेट स्ट्रीम थ्योरी। हालांकि जेट स्ट्रीम थ्योरी अलग व्यक्ति ने दी थी, पी कोटेश्वरम ने, जबकि जेट स्ट्रीम पवनों के बारे में किसने बताया था, CR रोस्बी ने। तो मुख्यतः ये जो जेट स्ट्रीम पवने या उच्च वायुमंडलीय पवन परिसंचरण, यानी वायुमंडल के उच्च भाग में चलने के कारण इसमें शब्द ऐड किया गया है उच्च वायुमंडलीय पवन परिसंचरण। तो ये पवन परिसंचरण अपने आप में क्या है, जेट स्ट्रीम। तो वास्तव में क्या जेट स्ट्रीम भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है? तो बिल्कुल करती है। हमारे सर्दियों में जो मानसून आता है, मावट आता है, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे की ओर पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा जेट स्ट्रीम है वो वास्तव में प्रभावित करती है। क्योंकि अभी अपना मानसून बचा हुआ है विंटर सीजन मानसून यानी मावट। तो ये मावट को लाने में इनका राजस्थान के अंदर योगदान है। हालांकि एक पछुआ पौने ऐसी भी है जिसके कारण अपना क्लाइमेट, या यूं कहें कि अपने क्लाइमेट का जो मानसून है वो मानसून प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। कि सर ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस, बिल्कुल इनको वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कहा जाता है। क्या सर जो पाकिस्तान की तरफ से जो क्लाउड्स हमारे गंगानगर बीकानेर इस साइड में बारिश करवाते हैं, क्या ये वो क्लाउड्स हैं? बिल्कुल ये वही क्लाउड्स, या अपन कह सकते हैं ये वो विंड्स हैं जो क्लाउड्स को या ह्यूमिडिटी को भूमध्य सागर से लेकर आती है, जो मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है वहां से लेकर आती है। तो इसका मीनिंग ये उच्च वायुमंडलीय पवनें हमारी क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं मुख्यतः विंटर के टाइम। और ऐसा नहीं है समर में नहीं करते, समर में भी इसकी थ्योरी है जेट स्ट्रीम थ्योरी, जो हम अलग से सब्जेक्ट वाले जो पार्ट है उसके अंदर पढ़ते हैं अलग से। बिल्कुल ये मेडिटेरियन सी से आने वाली जो साइक्लोनिक कंडीशन होती हैं वो साइक्लोनिक कंडीशन ही होती है। तो क्या उच्च वायुमंडलीय पवनें अर्थात जेट स्ट्रीम है वो अपने क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं? तो बिल्कुल करती हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे शीत ऋतु के अंदर। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में यह भी आपके शामिल रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में
महासागरीय जलधाराएं। ओशियनिक करंट या महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं का मीनिंग क्या है? महासागरीय जलधाराओं का मीनिंग ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका के अंदर हो, और अफ्रीका के अंदर आप देखते हो कि अफ्रीका का पश्चिमी भाग जहां सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका के सदन की ओर जहां नामीब का डेजर्ट, जहां कालाहारी डेजर्ट है, तो ये वाले जो डेजर्ट हैं वो मुख्यतः इस प्रकार की जगह हैं जो 0 डिग्री के निकट है। यानी जिन एरिया में टेम्परेचर सामान्यतः लैंड पार्ट की ओर टेम्परेचर ज्यादा होते हैं इन मरुस्थलों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी समुद्र की ओर से हवाएं इनकी तरफ नहीं आती। तो कारण यहाँ यह है कि जो आपका अटलांटिक ओशियन है, ये इसमें ऊपर से नीचे की ओर आने वाली, यानी पहले भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है और फिर ध्रुवों से वापस आने वाली महासागरीय जलधाराएं होती हैं। और वो महासागरीय जलधारा जो 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाती है ध्रुवों की ओर, वह किस प्रकार की होती है? गर्म। और जो ध्रुवों से वापस आती है वो किस प्रकार की होती है? कोल्ड करंट होती है, ठंडी जलधाराएं होती है। तो ये तो सामान्य सी बात है कि जो 0 डिग्री से जाएगी भूमध्य रेखा से, वो गर्म होगी, ध्रुवों की ओर तरफ जाती है जो, और ध्रुवों से वापस लौटेगी वो कैसी होगी? तो ध्रुव यानी पोलर एरिया, शीत एरिया, तो शीत एरिया से लौटेगी वो कोल्ड करंट्स होती है। तो मुख्यतः अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है उसके पश्चिमी तट पर यहाँ एक द्वीप आता है समुद्र में, कैनारी द्वीप। तो कैनारी द्वीप के निकट जो जलधारा है उसको कैनारी धारा या कनारी की धारा कहा जाता है। और ये कनारी की धारा अपने आप में ठंडी जलधारा है। जैसे ही 0 डिग्री के नीचे वाला भाग है, वहां से भी एंटी क्लॉकवाइज एक जलधारा चलती है जो ध्रुवों की तरफ जाती है, उस समय गर्म होगी, और ध्रुवों से वापस लौटेगी तब ठंडी होगी। और उस ठंडी जलधारा का नाम है बेंगुला करंट। तो बगुला से याद रख लेना, तो बगुला से बेंगुला करंट। तो जो बेंगुला करंट है वो मुख्यतः नामीब और कालाहारी डेजर्ट है, उसके तटीय क्षेत्र में पाई जाती है बेंगुला। अब ठंडी जलधारा का आपके माइंड में कि ठंडी जलधारा का इफेक्ट क्या होता है? आपको ध्यान है कि समुद्र के अंदर जहां तापमान कम होते हैं वहां वाष्पीकरण कम हो पाते हैं। वहां समुद्र की इवेपोरेशन जो कैपेसिटी होती है, वाष्पीकरण की दर होती है, वो कम हो जाती है। और वाष्पीकरण अगर कम होता है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम। और जब आपके ह्यूमिडिटी कम है तो इसका मीनिंग वर्षा होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो भले ही आपका स्थलीय भाग कितना भी गर्म होगा, लेकिन वह समुद्र से ह्यूमिडिटी को नहीं ला पा रहा, क्योंकि समुद्र में ह्यूमिडिटी और आर्द्रता नहीं बन पा रही ठंडी जल धाराओं के कारण। और अगर आपके समुद्र के अंदर गर्म जल धाराएं हैं तो वो क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। टेम्परेचर को बढ़ाती हैं तो इवेपोरेशन रेट और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और वाष्पीकरण की दर बढ़ने का अर्थ है कि अपने मुख्यतः मानसून आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो और अधिक बढ़ जाती। तो यहाँ पे महासागरीय जलधाराओं का जो इफेक्ट है वो अपने को एक तरफ इस तरीके से लिखना है कि जो अपनी कोल्ड करंट्स है, यानी जिनका तापमान कम है, तो उनसे वाष्पीकरण की दर क्या रहेगी? कम रहेगी। और वाष्पीकरण की दर कम होगी तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी क्या बनेगी? कम। और ह्यूमिडिटी कम बनेगी तो इसका मतलब वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम। और जिन क्षेत्रों में महासागरों में सामान्यतः तापमान ज्यादा हो, तापमान ज्यादा होता है तो वहां वाष्पीकरण और इवेपोरेशन रेट की दर क्या हो जाती है? तो उन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ने का मीनिंग है कि एटमॉस्फेयर में अधिक वाष्पीकरण के कारण ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी अधिक होती है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी अधिक होती है, और आर्द्रता अधिक है तो सामान्य सी बात है वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है। तो ये इफेक्ट होता है।
यहाँ एक बार एरो अगर ऊपर होने लग गए तो सारे ऊपरी रहेंगे। फिर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अधिक होगी, और ह्यूमिडिटी और आर्द्रता अधिक है तो वर्षा अधिक होगी। और एक बार एरो नीचे होने लग गए समुद्री जल धाराओं के अंदर, कि वहां उनका टेम्परेचर कम है, तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, वाष्पीकरण कम होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेनफॉल कम होगी। तो ये अपने अच्छा है कि हिंद महासागर के अंदर नॉर्थ वाली जितनी जल धाराएं वो सब गर्म जल धाराएं, हॉट करंट है। तो इस कारण भारत के हिंद महासागर के पास में सामान्यतः टेम्परेचर अधिक होने के कारण, हॉट करंट्स के कारण ह्यूमिडिटी अधिक होती है, कारण क्योंकि इवेपोरेशन रेट अच्छी होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, और वाष्पीकरण और ह्यूमिडिटी के कारण मुख्यतः रेनफॉल भी अच्छी आती है। इस कारण भारतीय जलवायु को जनरली हम कहते हैं मॉनसूनी क्लाइमेट। तो मॉनसूनी क्लाइमेट के पीछे भी रीजन है। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले अपने जो मेन फैक्टर या कारक थे ये कंप्लीट हो गए। तो ये कारक किस तरीके से प्रभावित करते हैं समझ में आ गया। हालांकि इसमें एक आधा जो फैक्टर एग्जाम में गलत लिखा जाएगा, तो एक तो जनरली ट्रेंड होता है देशांतर को देना, तो आप देशांतर देखते ही पहचान जाना कि देशांतर है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करेंगे। तो अपने इस चैप्टर के जो 5 पार्ट अपने को कवर करने हैं उसमें 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो मीनिंग ऑफ क्लाइमेट या जलवायु का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के अंदर एटमॉस्फेयर में जो दीर्घकालिक घटना है उनको जलवायु कहा जाता है। फिर राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो उसमें 3-4 शब्द यूज किए थे। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग ये जनरली शुष्क यानी मरुस्थल तुल्य जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु होने के कारण इसको हम डायनेमिक या विषम जलवायु कहते हैं। यानी पूरे 12 महीने जलवायु इक्विवेलेंट नहीं है, विषम प्रकार की जलवायु है, कारण उसमें महाद्वीपीय जलवायु होना है। तो इसको हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी मानते हैं, महाद्वीपीय जलवायु भी मानते हैं। इसके बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मेन फैक्टर या कारक है उनको लिया, तो फैक्टर की अपनी अभी बात हुई है वो कंप्लीट हो गया है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले मेन फैक्टर कौन से हैं। देखो जितनी भी क्लासेज हैं उनके ऊपर उनके नाम मेंशन है ऑलरेडी। जैसे फिजिकल डिवीजन है तो फिजिकल डिवीजन में भी अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे डेजर्ट वाली है तो डेजर्ट लिखा हुआ है, उसमें अगर हाड़ौती की क्लास है, सॉरी हाड़ौती फिजिकल डिवीजन है तो उसमें हाड़ौती लिखा हुआ है। चैप्टर में भी अलग अलग पार्ट डिवाइड है ना अपने। अच्छा, जैसे फिजिकल डिवीजन अपने लिख दिया तो उसके अंदर अगर हम अलग अलग लिखें, जैसे भौतिक प्रदेश में अरावली का पार्ट या हाड़ौती का पार्ट। आपके जो चैप्टर के नाम है वो लगभग जैसे फिजिकल डिवीजन है तो फिजिकल डिवीजन वाली आपके नंबर सीक्वेंस उसमें दिए हुए हैं, नंबर सीक्वेंस हैं अपने 1 2 3 4 उसमें। तो उसमें आपके डेट वगैरह, डेट के अलावा उसमें नंबर भी ऑप्शन में वो कर देना उसमें आगे। जैसे कुछ सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट कर रहे हैं, जैसे कुछ मैथ्स वाली क्लास भी लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है। अब इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जलवायु वर्गीकरण। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन।
तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है, जलवायु वर्गीकरण वाला जो पार्ट है, इसमें दो तरीके के वर्गीकरण है। एक तो अपने मौसम विभाग का, जिसको हम कहते हैं जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। यानी सामान्य जलवायु वर्गीकरण। एक सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अलावा दूसरा है इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। अब जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है, उसमें राजस्थान के जलवायु को बांटा गया है 5 भाग में। सामान्य जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु के कितने टाइप हैं? 5 टाइप या 5 प्रकार। अब उन 5 प्रकार को डिवाइड करने का बेस, एक तो वर्षा है अपने, रेनफॉल, देन दूसरा टेम्परेचर है, यानी तापमान। ये आपको ध्यान है कि राजस्थान के अंदर जब मैंने फिजिकल डिवीजन आपको बताए थे, राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे हमने बात की थी एक डेजर्ट पे, उसके सामने अरावली, ईस्टर्न प्लेन, और एक लास्ट में बात की थी हाड़ौती के ऊपर। तो इसमें डेजर्ट के अंदर अपने एरिया को, जनसंख्या को, क्लाइमेट को, तो क्लाइमेट यहां अपने डेजर्ट में लिखी थी 2, एरिड एंड सेम एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। एरिड एंड सेम एरिड। फिर अरावली में, मैदानी भाग में वर्षा होती है आर्द्र, उससे कम अरावली में मानिए उसको लिखा उपार्द्र। जबकि हाड़ौती में एवरेज से भी अधिक होती है, तो एवरेज से अधिक यानी आदर्श से अधिक को हम क्या बोलेंगे? अति आर्द्र, वेरी ह्यूमिड टाइप। तो इस तरीके से अपनी जो क्लाइमेट है, उसके फिजिकल डिवीजन है, भौतिक प्रदेश है 4 और उसके क्लाइमेट जोन कितने हैं? 5। यहां जो शब्द हमने यूज किया, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, ये शब्द आपके वर्षा को इंडिकेट करते हैं। किसी एरिया को शुष्क या एरिड करने का मीनिंग वर्षा कम है, किसी एरिया को वेरी ह्यूमिड या आर्द्र करने का मीनिंग है वर्षा अधिक है। तो इसका मीनिंग एक बेस तो क्या हो गया आपका? वर्षा। और जहां वर्षा है तो उसके पीछे मेन फैक्टर टेम्परेचर होता है। जैसे जनरली अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी ध्यान है, जब गर्मियां होंगी तो ही मानसून आएगा। कारण है क्योंकि गर्मी होगी तभी इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी अपने एटमॉस्फेयर में, और ह्यूमिडिटी बढ़ने का मीनिंग क्लाउड्स का बनना और वर्षा का होना। तो इसका मीनिंग है कि जहां वर्षा है बेस, तो इसका मीनिंग उसके पीछे टेम्परेचर भी रहेगा। तो राजस्थान की सामान्य जलवायु के अंदर अपने फिजिकल डिवीजन तो है 4, और सामान्य जो क्लाइमेट जोन है, जलवायु प्रदेश है, वो कितने हैं? 5। तो सामान्य जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। उसका बेस है रेनफॉल एंड टेम्परेचर, वर्षा और तापमान। जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण में, तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में 3 नाम आते हैं अपने सामने। एक आते हैं कोपेन, जर्मनी से थे। एक आते हैं ट्रीवार्था, और एक आते हैं थॉर्नवेट। थॉर्नवेट में हालांकि डायरेक्ट थॉर्नवेट भी लिखा जाता है इनको, बाकी सही शब्द आगे वापस आता है और यूज होता है, इस कारण इनको कहते हैं थॉर्नवेट। तो कोपेन का वर्गीकरण हो, चाहे ट्रीवार्था का वर्गीकरण हो, चाहे थॉर्नवेट का वर्गीकरण, तीनों के क्लासिफिकेशन में राजस्थान की जलवायु को कितने कितने भागों में बांटा गया है? 4-4 भागों में। चाहे कोपेन हो तो भी 4, ट्रीवार्था हो तो भी 4, और थॉर्नवेट हो तो भी 4। तो इसका मीनिंग है जब व्यक्तियों का नाम आना है या व्यक्तियों का नाम प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, तो आंसर मानना है 4। व्यक्ति का नाम नहीं हो के जनरल क्वेश्चन पूछा राजस्थान की जलवायु कितने भागों में, तो आंसर रहेगा 5।
मौसम विभाग के द्वारा, तो मौसम विभाग व्यक्ति नहीं है, तो आंसर रहेगा 5। राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बटी हुई है, तो व्यक्ति का नाम नहीं है, इसका मीनिंग 5। तो व्यक्ति का नाम नहीं हो तो लिखना है 5, और व्यक्ति का नाम हो तो क्या होगा, कोपेन या ट्रिवार्था या थॉर्नथवेट, तो आंसर रहेगा 4। अब कोपेन का जो स्टडी या जो अध्ययन था वो मुख्यतः अपने सब्जेक्ट पे था, उनका सब्जेक्ट था बॉटनी, यानी वनस्पति के ऊपर अध्ययन था। तो इनके वर्गीकरण का आधार भी वनस्पति है। और फिर वनस्पति किसको प्रभावित करती है, वनस्पति किससे प्रभावित होती है, तापमान से और वर्षा से। तो इन्होंने, कोपेन ने वनस्पति के साथ टेम्परेचर और रेनफॉल को भी बेस माना है। फिर कोपेन के बाद इन्हीं के शिष्य स्टूडेंट कहें ट्रिवार्था। तो ट्रिवार्था ने क्या किया, कोपेन के मुख्य बेस वनस्पति को छोड़कर उन्होंने मुख्यतः कहा कि वनस्पति किस पर आधारित होती है, वर्षा पर, और बेस्ट ट्रिवार्था ने रेनफॉल को माना। फिर थॉर्नथवेट आए, थॉर्नथवेट ने कहा कि देखो गुरु तो था ही था जैसा, यानी कोपेन चला भी वैसा ही, कि वास्तव में वर्षा सीधी नहीं आती है। तो उनसे पूछा वर्षा कैसे आएगी, तो उन्होंने कहा वर्षा के लिए पहले अपने माहौल बनना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और वाष्पीकरण बढ़ेगा तो इसका मीनिंग वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इन्होंने 3 साइंटिफिक बेस माने, पहला तापमान, तापमान के साथ वाष्पीकरण की मात्रा, और उसके बाद में इन्होंने माना वर्षा की मात्रा। तो इन सब के बेस अलग अलग हैं। जैसे कोपेन, तो अभी आपको जो बताया कि कोपेन एक ट्रिवार्था और एक थॉर्नथवेट। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 है, ट्रिवार्था में भी 4, थॉर्नथवेट में भी 4। कोपेन के जो बेस हैं वो मुख्यतः एक तो वेजिटेशन या वनस्पति वाला पार्ट, वेजिटेशन के साथ बाकी और बेस क्या है, तो वेजिटेशन के साथ बेस माने गए हैं मुख्यतः रेनफॉल, वर्षा की मात्रा, और वनस्पति वर्षा के साथ किससे प्रभावित होती है, टेम्परेचर, तापमान से। फिर जो ट्रिवार्थ हैं, तो ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग जो वर्षा का आधार है वो क्या है, क्लाइमेट का जो आधार है वो क्या है, वर्षा। तो इनके अकॉर्डिंग मेन जो बेस है वो रेनफॉल है। जबकि थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग, तो थॉर्नथवेट ने कहा पहले तापमान होगा, तापमान जितना होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वाष्पीकरण की मात्रा होगी, एंड जिस तरीके से टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग इवेपोरेशन रेट होगी, और वाष्पीकरण होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्षा या रेनफॉल होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेनफॉल या वर्षा की मात्रा होगी। किस तरह ये वर्षा और तापमान सीक्वेंस में, क्या सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप ये याद रखो जहां टेम्परेचर जिस तरीके से प्रभावित करता है उसके अकॉर्डिंग वर्षा होती है। क्योंकि जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित, जैसे भी मैंने आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो बताए थे उसमें ज्यादातर जगह एक कॉमन कारक था टेम्परेचर। अक्षांशीय स्थिति में भी टेम्परेचर था, क्योंकि आप 0 डिग्री के निकट हो तो तापमान ज्यादा होगा, और आप पोलर पे चले जाओ, ध्रुवों पे, तो तापमान कम हो जाएगा। जैसे समुद्र तल या सागर तल से हाइट के ऊपर टेम्परेचर कम होते हैं। पवनों की दिशा है, तो पवनों की दिशा मुख्यतः तापमान से चेंज होती वायुदाब से है, लेकिन वायुदाब किससे चेंज होता है, टेम्परेचर से। तो इसका मीनिंग जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन होता है, टेम्परेचर। अगर आपसे अलग से पूछ लिया कि जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित कौन सा कारक करता है, वर्षा, तो वर्षा तो खुद तापमान से प्रभावित होती है। ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, तो ह्यूमिडिटी भी तापमान से प्रभावित होती है। या फिर तापमान, तो क्लाइमेट को सबसे ज्यादा अफेक्टेड करने वाला, प्रभावित करने वाला कारक किसको बताना है, तापमान को। अगर एक फैक्टर आंसर पूछा तो वो एक फैक्टर क्या होगा, वो एक फैक्टर होगा टेम्परेचर। तो ये अपने जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है उसमें तो अपने जलवायु प्रकार कितने हैं, जब व्यक्तियों का नाम नहीं आता वहां तो 5 है, और उसमें बेस आपका वर्षा और तापमान, ये 2 मेन बेस हैं। और बाकी आपके तीनों व्यक्ति याद रखना, व्यक्तियों का नाम आते हैं, क्लाइमेट कितने प्रकार की होगी, 4। तो अब अपने को ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन
अर्थात ये जलवायु वर्गीकरण अपने को कवर करने हैं। तो जलवायु वर्गीकरण वाला पार्ट है, ये अपने जो नेक्स्ट सेशन यानी जो कल की क्लास होगी उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो अब इसमें से चैप्टर में जो अभी तक आज पढ़ाया है, राजस्थान की जलवायु यानी मीनिंग ऑफ क्लाइमेट कैसी है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, प्रभावित करने वाले कारक, और अभी तक का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, यानी इसकी डिटेल नहीं बताई, सिर्फ फैक्ट के ऊपर हमने बात की है। यहां तक अगर किसी को समस्या हो तो पूछ सकता है। सर नोट्स नहीं मिल रहे, कौन से स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिल रहे अभी? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट जोन है, वो क्लाइमेट नहीं है, वो राजस्थान की लोकेशन है। कि राजस्थान की स्थिति है वो तो शीतोष्ण कटिबंधीय है, लेकिन जलवायु है वो सब ट्रॉपिकल है। तो क्लाइमेट में अपन सब ट्रॉपिकल शब्द यूज करेंगे। राजस्थान की जलवायु को ओशियनिक करंट्स अफेक्टेड या प्रभावित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। जैसे अपने यहाँ जो मानसून आता है उस मानसून को प्रभावित करने वाली समुद्री जलधाराएं, जैसे प्रशांत महासागर की जलधाराएं, वो हमारे मानसून को प्रभावित करती हैं, जैसे अल नीनो और ला नीनो। जिस साल अपने मानसून ज्यादा अफेक्टेड रहता है, प्रभावी रहता है, तो हम कहते हैं कि उस साल ला नीना का इफेक्ट रहा है। ला यानी बारिश को ला। तो उसको इस तरीके से याद रखना है, जब मानसून ज्यादा प्रभावशाली और टाइम पर आ जाए तो हम उसको कहेंगे ला नीना। और जो मानसून को वीक करती है यानी लेस इफेक्टिव मानसून और देरी से जब मानसून आता है तो इसका मीनिंग इफेक्ट होता है एल नीनो का। तो एल नीनो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो क्वेश्चन की क्वेरीज आपकी और नहीं है, बस जितने आ रहे थे कंप्लीट हो गए। बाकी कुछ होंगे तो कल की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।